जय हिंद दोस्तों, एमर्स एकेडमी A2 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुके हैं। जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आज हम पार्ट 3 लाए हैं। पार्ट 3 में हम पार्ट 2 में छोड़ के गए थे संख्याओं के गुणधर्म, जो हम पढ़ रहे थे, संख्याओं के गुणधर्म, संख्याओं के गुणधर्म। उसमें भी हमने पहला गुणधर्म पढ़ा था समृद्ध गुणधर्म, समृद्ध गुणधर्म। और ये गुणधर्म हम दो संख्याओं के लिए पढ़ चुके थे, एक तो प्राकृत संख्या के लिए और एक पूर्ण संख्या, प्राकृत और पूर्ण के लिए पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या के लिए समृद्ध गुणधर्म, पूर्णांक संख्या। तो देखिए, मैंने समृद्ध गुणधर्म में क्या पढ़ाया था कि हम दो संख्याएं लेंगे किसी एक ग्रुप से, जिसके लिए हमें ये बताना है कि इसके लिए समृद्ध, तो हम पूर्णांक संख्याओं से दो संख्या लेंगे और अगर उस पर वो संक्रिया करने पर वो तीसरी जो संख्या आती है वो इसी ग्रुप में आती है, तो हम कह देंगे इन संख्याओं के लिए ये संक्रिया समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल से के तौर पर हम ले लेते हैं -3 और एक कोई भी संख्या ले लेते हैं 0, दोनों पूर्णांक है। या फिर 5 -5 और एक ले लेते हैं 7, इन दोनों को एग्जाम्पल के लिए तौर पर हम लेके चलेंगे। तो आगे देखिए, योग के लिए तो इन पे योग अप्लाई करते हैं। -3 + 0 कितना आएगा? -3। -3 में ये बिलोंग किससे करते हैं? पूर्णांक संख्याओं से। जेड किससे? फिर -5 + 7 कितना आएगा? 7 5 गए 2, 7 में 5 गए तो 2, ये भी किस में से? तो -3 और 2 दोनों क्या आ रहे? पूर्णांक में से। इसलिए योग संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। आगे बाकी या व्यवकलन या सबट्रैक्ट, तो इन्हीं को एग्जाम्पल के लिए चल रहे हैं। एक -3 में से 0 घटाएंगे, एक बार -5 में से 7 को घटाएंगे, क्या आएगा? -3 और यहाँ पे माइनस, देखिए समान चिन्ह है दोनों के तो जुड़ जाएंगे। 7 और 5 12, चिन्ह माइनस का। दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? जेड से। तो दोनों जेड से दो पूर्णांक संख्याएं ली, उनके पर हमने बाकी की संक्रिया लगाई, व्यवकलन संक्रिया लगाई, तो जो आंसर आया वो दोनों किस में से आए? पूर्णांक में से। पूर्णांक में से आए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्यवकलन संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। आगे गुणा के लिए, गुणन या गुणा, मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, -3 गुणा किसको करेंगे? 0 को। -5 गुणा 7, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, बाकी बाद में आपको सीधा याद रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो 0 से कुछ भी गुणा करो 0, और यहाँ पे 7 5 35 और चिन्ह माइनस का, क्यों माइनस गुणा प्लस करते हैं, माइनस दोनों किससे आ रहे हैं? जेड से। इसका मतलब गुणन संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। इसके बाद भाग संक्रिया, तो देखिए -3 में भाग देते हैं 0 का, कितना आएगा? यानी कि -3/0। और किसी भी संख्या के नीचे हमने पढ़ा था परिमेय संख्या में कि P/Q होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा तो इसका मान कितना? इनफाइनाइट, जो कि एक अपरिभाषित है। तो ये क्या होगा? इनफाइनाइट, अपरिभाषित, यानी कि ये किससे बिलोंग नहीं करेगा? जेड से बिलोंग नहीं करेगा। अनंत कोई संख्या नहीं है कि वो जेड में आती हो, ऐसे नहीं है। 0 ये कोई अपरिभाषित मान है, तो अपरिभाषित है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा जेड से। इसी तरीके से -5/7, -5 में 7 का भाग देंगे, -5 में 7 का भाग,
तो ये क्या आएगा, ये भी कोई दशमलव में संख्या आएगी या भिन्न की संख्या है, यानी कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ना कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में अंक कैसे होने चाहिए, पूर्णांक। तो इसलिए भाग संक्रिया के लिए पूर्णांक समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करते। आगे तो इसके लिए आप इसी तरीके से लिख सकते हैं कि पूर्णांक जो है योग, बाकी व गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं, जबकि भाग संक्रिया के लिए नहीं। यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो पूर्णांक, योग, व्यवकलन व गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं। जबकि भाग संक्रिया के लिए नहीं। उतार सकते हैं आप इसे। आगे परिमेय संख्याओं के लिए तो समृद्ध गुणधर्म चल रहा था। चौथी संख्या है परिमेय संख्याओं के लिए, हम उनकी इसकी बात करेंगे। परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध गुणधर्म मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी या एनक्लोज प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। तो वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं कुछ भी। देखिए सभी पूर्णांक कैसे होते हैं, परिमेय संख्या तो आप इसमें पूर्णांक भी ले सकते हैं। तो बाकी हम जैसे 2/3 और 1 ले लेते हैं 2/3 और 1 ले लेते हैं 4/6। एक ये ले लेते हैं, एक 5 और 0 ले लेते हैं, क्यों ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इनको कैसे लिख सकते हैं 5/1 0/। तो एक ये एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। देखिए वही सबसे पहले योग के लिए जोड़ेंगे। 2/3 एक परिमेय संख्या, 4/6 एक परिमेय संख्या। इनको जोड़ने पे एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम 6। ये एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक बाद में आएगा, तब हम बताएंगे किस तरीके से। 3 दूनी 6, 4 + 4 तो ये कितना 8/6। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, परिमेय संख्या, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या यानी कि Q। इसके बाद 5 + 0 तो 5, ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। तो योग के लिए परिमेय संख्या समृद्ध गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती है। उसके बाद व्यवकलन बाकी के लिए देखते हैं। तो 2/3 में से हम 4/6 घटा देते हैं। ये देखिए 6, 4 माइनस और ये 4, तो 0/6 कितना 0 और 0/6 0 और 0 को हम कैसे लिख सकते हैं 0/1, यानी कि ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या। उसके बाद 5 में भाग देंगे, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, ये कैसी, ये भी परिमेय संख्या। यानी कि व्यवकलन के लिए भी परिमेय संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। उसके बाद अब देखते हैं गुणन संक्रिया के लिए। तो लीजिए दोनों को 2/3 गुणा 4/6 कितना आएगा, ऊपर का ऊपर से गुणा, 4 दूनी 8, नीचे का नीचे से, 6 3 18। ये किससे बिलोंग कर रहा है, परिमेय संख्या से। बाकी 5 गुणा 0 तो 0, ये भी 0 किससे, परिमेय संख्या। 0/1 लिख सकते हैं परिमेय संख्या। तो यानी कि गुणन संक्रिया के लिए भी हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं समृद्ध गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करती हैं। इसके बाद भाग, तो भाग के लिए देखिए
वही 2/3 में भाग देंगे किसका, 4/6 का। तो भाग के लिए क्या होता है, ऊपर की भिन्न को ऐसे रहने दो, भाग के चिन्ह को, बटे के चिन्ह को गुणा में बदलो, नीचे की संख्या को पलट दो। 4/6 तो इसको 6/4। 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये ऊपर है ये नीचे गुणा में है तो 3 दूनी 6। बाकी कितना आया, 4/4 मीन्स 1। और 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू क्यू। आगे दूसरा 5 और 0, तो 5 में भाग देते हैं 0 का। तो देखिए ये यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया है। 5 में 0 का किसी में भी भाग दे, इनफाइनाइट, अनंत। और अनंत कैसा, अपरिभाषित होता है एक तरह से। तो अपरिभाषित होना, ये कोई परिमेय संख्या में से बिलोंग करना ऐसा कुछ नहीं है, ये अपरिभाषित है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। और एक भी अगर उदाहरण ऐसा मिल जाता है, एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है जो इस नियम का पालन नहीं करता है, तो हम उसके लिए कह देंगे कि भाग यानी इस संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो यानी कि भाग संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो किन किन के लिए करती है, योग, व्यवकलन और गुणन के लिए। तो ये लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन व गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं, समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है, किंतु भाग संक्रिया के लिए नहीं, किंतु भाग संक्रिया के लिए नहीं। लिखना चाहो लिख सकते हो आप। इसके बाद दूसरा गुणधर्म हम पढ़ेंगे ये यहाँ पे थोड़ा सही कर लेना, 3 6 18 होता है, बोला तो 18 ही था लेकिन ये 13 लिखने में आ गया। आगे संख्याओं का दूसरा गुणधर्म क्रम विनिमयता का गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्रम विनिमयता। कम्यूटेबिलिटी। हाँ, तो दूसरा गुणधर्म संख्याओं का क्रम विनिमयता। पहला हम पढ़ चुके हैं समृद्ध गुणधर्म, दूसरा क्रम विनिमयता का गुणधर्म। इसमें क्या होता है, क्रम बदलने पर भी, संख्याओं का क्रम बदलने पर भी अंतिम जो परिणाम होता है वो नहीं बदलता, यानी कि वो समान रहता है। यानी कि हम लिखे क्रम बदलने पर भी अंतिम परिणाम समान रहता है, तो ऐसे गुणधर्म को ही हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का गुणधर्म। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के लिए। कोई भी एग्जाम्पल 2 और 3 जैसी संख्या ले ली, फिर उसमें योग संक्रिया के लिए हम बात करते हैं। तो देखिए पहले हम जोड़ते हैं, 2 को पहले रख के फिर 3 को पहले, कितना आएगा 5। अब हम 3 को पहले लिखते हैं और 2 को बाद में, कितना आएगा अब भी 5। तो ये जो अंतिम परिणाम है दोनों क्या है, समान है। तो इसका मतलब है योग संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमयता का गुणधर्म का पालन करती हैं। बाकी अब दूसरा देखते हैं बाकी के लिए।
देखिए तो 2 में से एक बार 3 को घटाते हैं, कितना आया -1। 2 में से 3 -1। अब 3 में से 2 को घटाते हैं, कितना आया 1। ये दोनों क्या नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं है, तो यानी कि अंतिम परिणाम बराबर नहीं है। इस कारण बाकी के लिए प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। गुणन संक्रिया के लिए बात करें, देखिए तो पहले 2 गुणा क्या करते हैं 3 करते हैं, एक बार 3 गुणा 2 करते हैं, कितना आएगा 2 तिया 6, 3 दूनी 6, यानी कि दोनों का अंतिम परिणाम क्या है बराबर। यानी क्रम बदलने पर भी अंतिम परिणाम दोनों का क्या आ रहा हो समान रहता हो, तो हम कह देंगे कि उस संक्रिया के लिए ये संख्याओं का जो समूह है वो क्या करेगा, उस गुणधर्म का पालन करेगा। ये 6 बराबर 6 आ रहा है, तो यानी कि गुणन संक्रिया के लिए कह देंगे, गुणन संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करती हैं। इसके बाद भाग संक्रिया के लिए तो पहले 2 में भाग देते हैं 3 का, उसके बाद 3 में भाग देते हैं 2 का। तो हमें खूब पता है 2 में 3 का भाग देने पर और 3 में 2, दोनों परिणाम क्या आएंगे अलग अलग, यानी कि ये क्या नहीं है बराबर नहीं है। तो इसका मतलब भाग संक्रिया के लिए भी प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो सिर्फ किन किन के लिए करती हैं, प्लस के लिए करती है और गुणा के लिए करती है। इन 2 संक्रियाओं के लिए क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन कौन करती है, प्राकृत संख्याएं। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर्स। देखिए उसमें भी कोई भी एग्जाम्पल पूर्ण संख्या में एक 0 और आ जाती है तो एक तो 0 ले लीजिए, एक और कोई भी 5 ले लिया, ठीक। अब देखिए योग करते हैं सबसे पहले, तो पहले 0 को आगे रखते हुए 0 + 5 और एक बार 5 को आगे रखते हुए 5 + 0, तो ये कितना आएगा, ये भी 5 और ये भी 5, तो अंतिम परिणाम दोनों में क्या है समान है। इसका मतलब योग संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन करती हैं। बाकी आगे देखिए व्यवकलन के लिए 0 - 5, एक बार 0 में से 5 को घटाया, एक बार 5 में से 0 को घटाया, तो जब 0 में से 5 को घटाते हैं तो कितना आता है -5, और 5 में से 0 को घटाते हैं तो 5। ऐसे देखिए मैंने जोड़ने और घटाने का एक ही नियम होता है, समान चिन्ह जोड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह उसका आएगा, अंतिम परिणाम में चिन्ह उसका आएगा जिसकी संख्या बड़ी हो। तो देखिए यहाँ 5 माइनस का, ये प्लस का घटेंगे, 5 में 0 घटाया, 5 चिन्ह किसका, जिसकी संख्या बड़ी हो, बड़ी किसकी 5 की, तो माइनस का माइनस। यहाँ पे 5 प्लस का, ये माइनस की, तो 5 में 0 घटाएंगे वही 5, चिन्ह किसका, यहाँ पे इस 5 का बड़ा कौन सा चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस का, तो ये बराबर नहीं, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं। इसका मतलब क्या कि व्यवकलन संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। इसके बाद गुणन संक्रिया के लिए देखिए, तो गुणन के लिए पहले 0 गुणा 5 कर लेते हैं, एक बार 5 गुणा 0 कर लेते हैं। 0 से कुछ भी गुणा करो, कितना 0, 5 से कोई 0 गुणा हो रही है तो भी 0, दोनों का रिजल्ट कितना समान आया, अंतिम रिजल्ट समान। इसका मतलब गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता का गुणधर्म का पालन करती हैं कौन, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद भाग संक्रिया के लिए देखिए, सबसे पहले 0 में भाग देते हैं 5 का और एक बार 5 में 0 का भाग देते हैं, दोनों के परिणाम अलग अलग है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा इनफाइनाइट आएगा, ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब ये बराबर नहीं और इसका मतलब ऐसे भी अनंत है परिभाषित है, तो यहाँ पे कोई बात बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अनंत कोई संख्या तो होती नहीं है। तो यानी कि भाग संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमयता के गुणधर्म का पालन नहीं करती। इसके बाद तीसरी संख्याएं लेते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं किन के लिए पालन करती हैं पूर्ण संख्याएं, प्लस के लिए और एक गुणा के लिए, बस ये दोनों के लिए, ये भी सेम ये भी सेम। आगे पूर्णांक, पूर्णांक में भी कोई 2 संख्या ले लेती है, एक तो -2 ले ली, एक 3 ले ली। आगे देखिए सबसे पहले योग करते हैं,
योग कीजिए। तो एक बार -2 में हम 3 को जोड़ेंगे, एक बार 3 में प्लस करेंगे किसको, -2 को। 3 में किसको जोड़ेंगे, -2 को। देखिए रिजल्ट क्या आते हैं, 3 ये माइनस का ये प्लस का घटेंगे, 3 में से 2 गया 1, और बड़ा चिन्ह किसका, 3 का, क्या प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस। यहाँ पे ये कोष्टक का मतलब गुणा, तो प्लस गुणा माइनस, -3 - 2, और 3 में से 2 गया 1, क्या आया, दोनों बराबर रिजल्ट आए। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 1 बराबर 1। तो ये रिजल्ट दोनों क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसलिए योग संक्रिया के लिए देखिए 1 बराबर 1 आया, इसका भी हल 1, इसका भी हल 1, यानी कि अंतिम परिणाम क्या है, समान रहता है। क्रम बदलने पर भी अंतिम परिणाम समान रहता हो तो इस गुणधर्म का पालन होगा। तो अगर समान है तो पालन होगा। यानी योग संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन करती हैं। इसके बाद हम बाकी के लिए बात करते हैं। बाकी के लिए देखिए, तो एक बार हम -2 में से किसको घटाएंगे, 3 को घटाएंगे, तो -3, और एक बार हम घटाएंगे 3 में से घटाना है किसको, घटाना है तो घटाने का चिन्ह किसको, -2 को। ठीक है, ये घटाने का चिन्ह, और किसको घटाना है, -2 का, तो ये -2। आगे हल करते हैं, तो देखिए इन दोनों के आगे समान चिन्ह है, ये माइनस का ये माइनस का, तो दोनों क्या होंगे, पहले जुड़ेंगे, 3 और 2 5, संख्याओं को जोड़ दीजिए 5। अब चिन्ह उसका जिसकी संख्या बड़ी हो, बड़ी किसकी है, 3 बड़ा है, किस इसके आगे चिन्ह किसका, माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का। आगे देखिए 3, ये पहले माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस और 2। इसको हल करेंगे, कितना आएगा 5, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -5। ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं। तो इसका मतलब बाकी संक्रिया के लिए या व्यवकलन के लिए पूर्णांक संख्याएं क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। इसके बाद गुणन संक्रिया के लिए देखते हैं। देखिए गुणा कीजिए, पहले -2 गुणा 3 कीजिए, एक बार 3 गुणा -2 कीजिए, करिए, तो 3 दूनी 6, इसके आगे किसका चिन्ह, प्लस का, इसके आगे माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस माइनस। आगे संख्या गुणा 3 दूनी 6, और इसकी फिर चिन्ह से चिन्ह गुणा, इसका चिन्ह प्लस का, इसका माइनस का, तो प्लस गुणा माइनस माइनस। दोनों क्या है, बराबर। इसका मतलब ये बराबर है, अंतिम परिणाम दोनों के बराबर है। अतः गुणन संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन करती हैं। आगे चौथा भाग संक्रिया के लिए देखते हैं। देखिए, तो एक बार हम -2 में भाग देते हैं किसका, 3 का, एक बार 3 में भाग देते हैं -2 का। तो ये सबको पता है 2 में 3 का भाग देने पर और 3 में -2 का अलग अलग आएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आएगा, यहाँ पे पॉइंट कुछ करके आएगा, 0 पॉइंट कुछ। तो ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब भाग संक्रिया के लिए पूर्णांक संख्याएं क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो यानी ये भी किसके लिए करती है, प्लस के लिए और गुणा के लिए। तो प्लस और गुणा के लिए पूर्णांक संख्याएं क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन करती है। लिखना चाहो लिख सकते हो। चौथी संख्या कौन बची, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याओं के लिए बात करते हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 2/3 और 4/6। वैसे तो हम पूर्णांक संख्या भी ले सकते हैं, क्यों, पूर्णांक सभी भी पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या। तो देखिए एग्जाम्पल, अब योग के लिए पहले 2/3 में 4/6 को जोड़ेंगे, एक बार 4/6 में 2/3 को जोड़ेंगे। क्रम बदल के जोड़ना, एक बार पहले ये, एक बार पहले वो। अगर अंतिम परिणाम दोनों का समान आया तो कह देंगे योग संक्रिया के लिए इस गुणधर्म का पालन हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा है। तो देखिए हल कीजिए, यहाँ पे एलसीएम 6, यहाँ पे भी 6 आएगा, 3 दूनी 6, ये 4 + 4। एलसीएम और एचसीएफ का अलग से वो आएगा, तब हम और समझाएंगे आपको। 6 4 3 दूनी 6, एलसीएम आएगा 6, 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 को गुणा कराएंगे ऊपर वाले से, 2 दूनी 4।
एलसीएम कैसे लेते हैं वैसे थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी अभी के लिए ये मान के चलिए कि हम दोनों संख्याओं को अगर गुणा करके भी लिख दें तो वो भी एलसीएम मान लिया जाएगा। बाकी एलसीएम लेने के लिए गुणनखंड करते हैं कि 3 के गुणनखंड, तो 3 के गुणनखंड तो कितना होगा 3 और 6, ये जो नीचे हैं इन दोनों के हम एक साथ वो करते हैं, तो 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर आप 2 का दे दीजिए, जब तक एक एक नहीं आ जाता तब तक 1 और 1, तो ये दोनों को गुणा करने के जो लिखेंगे वो क्या होगा एलसीएम होगा। और एलसीएम का चैप्टर आएगा तब अच्छे से पढ़ाएंगे। 3 और 6 का एलसीएम में एक बार देख लीजिए दोबारा से। 3 और 6 हमें यहाँ पे 1 और 1 लाना है, तो हमें ऐसी संख्या का भाग देना है जिससे ये हो जाए, तो 3 में देंगे 1, 3 दूनी 6, 2, अब 1 तो वही 1 इस जगह तो हो गया, इस जगह और करना तो 2 का दे दिया, 2 1 को यों के त्यों रहने दो, 2 एकम 2, तो ये आ गए। तो ये जो दोनों हैं इनको क्या करेंगे गुणा करके लिखेंगे, तो जो आएगा वही क्या होगा एलसीएम, 3 दूनी 6, तो ये है इस तरीके से एलसीएम। बाकी एलसीएम के ऊपर आगे हम करेंगे पूरा। हाँ 3 का भाग देंगे 6 में, 6 को गुणा कर 3 दूनी 6, 2 आया, 2 को इससे गुणा कराएंगे 4, 2 दूनी 4, प्लस 6 का भाग देंगे 6 में, 6 एकम 6, 1 को गुणा कराएंगे 4, तो इस तरीके से, तो ये कितना 8/6 और ये कितना 8/6, तो दोनों बराबर आए, यानी कि योग संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन करती हैं। अब बाकी के लिए देख लीजिए, तो पहले 2/3 में से किसको घटाएंगे 4/6 को घटाएंगे, उसके बाद 4/6 में से 2/3 को घटाएंगे, तो देखिए 6, 3 दूनी 6 और ये 4 - 4, इधर भी 6, 4 - 4, 0/6, 0/6, ये आने को क्या आ गया 0 = 0। लेकिन देखिए एक एग्जाम्पल के हिसाब से हम तय नहीं कर सकते, अभी एक आध एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। बाकी में तो यहाँ पे तो ये बराबर आ रहा है, लेकिन और एक आध एग्जाम्पल देखिए, 2/3 और 5/6 ले लीजिए आप, इसको करके देखिए। तो पहले 2 में से 3 को 2/3 में से 5/6 को घटाइए, एक बार 5/6 में से 2/3 को घटाइए, कीजिए कितना 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 - 5, एक बार यहाँ पे देखिए 6, यहाँ 5, 3 दूनी 6, 2 को गुणा कराएंगे इससे 4, कितना आया -1/6, और यहाँ पे 1/6, 4 में से 5 गएंगे -1 और 5 में से 4 जाएंगे जब 1, ये दोनों बराबर नहीं है, तो एक एग्जाम्पल के आधार पे हम नहीं कह सकते, तो इसलिए बाकी एक भी अगर ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जिसमें ये नियम का पालन नहीं होता, तो हम उस संक्रिया के लिए कह देते हैं कि ये इस गुणधर्म का पालन नहीं करती, तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गया। बाकी के लिए तो हम यहाँ कह देंगे कि व्यवकलन के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। अगला देखिए, अगला देख लेते हैं गुणन संक्रिया के लिए। तो इसी को एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। 2/3 गुणा एक बार 5/6 करते हैं, एक बार 5/6 गुणा 2/3 करते हैं, ऊपर का ऊपर कैसे गुणा 5 दूनी 10 और 6 3 18, इधर 5 दूनी 10 6 3 18, दोनों क्या आए बराबर आए। तो इसका मतलब गुणन संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनियमितता का गुणधर्म का पालन करती हैं। सभी के लिए ये मान्य होगा, हम और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, सबके लिए यही आएगा, आप करके देखिए। आगे भाग संक्रिया, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, बस दोनों संख्या कैसी हो परिमेय हो। तो 2/3 में एक बार हम भाग देंगे किसका 5/6 का, और एक बार हम 5/6 में भाग देंगे किसका 2/3 का। करके देखिए, तो 2/3 मैंने बताया था पलट देंगे इसको गुणा में बदलते हुए 6/5, इसमें भी ऐसे ही 5/6 गुणा 3/2, ये पलट जाती है, यहाँ से बटे भिन्न,
तो ये इस चिन्ह को हम किस में गुणा में बदल देंगे, नीचे की जो भिन्न है इसको पलट देंगे, 5/6 से 6/5, तो 3 से ये कट जाएगा, ऊपर का नीचे से कट जाता है, 3 दूनी 6, 2 बार यहाँ से 3 दूनी 6, कितना आया 2 दूनी 4/5, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे भी 5/4। तो हम जानते हैं 4/5 और 5/4 दोनों अलग संख्या हैं, इसका मान तो 1 पॉइंट कुछ करके आएगा, इसका 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, दोनों अलग अलग भाग दे के देख सकते हैं। वैसे भी 4/5 का मतलब क्या है 0.8, और इसका मतलब 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, 8 2 4 5 20, 1.25, तो ये दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाग संक्रिया के लिए क्रम विनियमितता की गुणधर्म का पालन नहीं करती कौन, परिमेय संख्याएं। क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भाग संक्रिया के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि परिमेय संख्याओं में कौन था जो क्रम विनियमितता का कर रही है, कौन कौन सी संख्याएं हैं। एक तो प्लस की संक्रिया जो इस गुणधर्म का पालन करती है, एक गुणन संक्रिया, और ये ही प्राकृत में थी, ये ही पूर्ण में थी, ये ही पूर्णांक में थी, यानी कि सभी में, यानी कि हम कहे तो सभी संख्याओं के लिए योग व गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन होता है, लेकिन भाग व व्यवकलन के लिए नहीं। तो ये दूसरा गुणधर्म क्रम विनियमितता का। इसके बाद हम शुरू करते हैं तीसरा गुणधर्म साहचर्यता या सहचार्यता का गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जब तक आप इसको लिखिए। हाँ, तो आगे वैसे हमने लिख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार लिखा देता हूँ इसको कि सभी मतलब प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक व परिमेय संख्याएं, सभी संख्याएं योग व गुणन के लिए क्रम विनियमितता के गुणधर्म का पालन करती हैं। किंतु व्यवकलन व भाग संक्रिया के लिए नहीं। तो आगे तीसरा गुणधर्म हम पढ़ते हैं साहचर्यता, सहचार्यता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ जी, इसमें क्या होता है, इसमें हम तीन संख्याओं पर संक्रिया अप्लाई करेंगे। पहले शुरू की 2 पर, उसके बाद अंतिम 2 पर।
ऐसा करने पर भी यदि अंतिम रिजल्ट जो होता है वो परिणाम अगर समान हो, प्राप्त हो, तो हम कह देंगे कि सहचार्यता का गुणधर्म के लिए वो संख्या पालन करती है, अन्यथा नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के लिए लेके चले तो 3 संख्या लेते हैं कोई भी, जैसे 2, 3 और 4, ये 3 संख्या ले ली, तीनों प्राकृत है। तो अब योग संक्रिया के लिए हम करके देखते हैं। योग संक्रिया के लिए तो पहले क्या करेंगे हम, पहले शुरू में किन्हीं दो, इन 2 को जोड़ा, बाद में 4 को, अब इन्हीं में अंतिम 2 को जोड़ा, 3 + 4 को जोड़ेंगे पहले, फिर 2। वैसे भी सबको पता है सबसे पहले कोष्टक हल होता है, तो पहले शुरू के इसको हल करेंगे, उसके बाद इसको। अगर ये रिजल्ट दोनों का समान आता है तो कह देंगे कि सहचार्यता के गुणधर्म का पालन हो रहा है, अन्यथा नहीं होता। यानी कि किसी भी संक्रिया के लिए हम ये काम करें कि वो संक्रिया, मान के चलो कोई भी संक्रिया है, उस पर हम अप्लाई करें +a + b + c, यदि प्लस की संक्रिया है, और ऐसा प्राप्त हो जाता है कि a + b + c बराबर a + b + यानी कि 3 संख्याओं को लेने पर उन पर जब संक्रिया अप्लाई की जाती है तो प्रारंभ पहले किसी एक शुरू की 2 संख्याओं पर अप्लाई करें, उसके बाद दूसरे उसमें अंतिम 2 पर अप्लाई करें, तो ये जो रिजल्ट आता है दोनों का यदि समान आए तो हम कहेंगे कि सहचार्यता के गुणधर्म का पालन हो रहा है, अन्यथा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 है, तो पहले मैं 2 और 3 को जोड़ के देखता हूँ, फिर अंतिम 2 कौन है, 3 और 4, इन पे लगाता हूँ, जोड़िए 5 + 4, इधर 2 + 7, 4 और 3 7, कितना आएगा ये 5 + 4, 2 + 7, ये कितना 9, ये 9, तो यानी कि ये कितना है, बराबर है। तो बराबर है यानी कि योग संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याएं सहचार्यता के गुणधर्म का पालन करती है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करती है। यानी कि इसमें a + b + c बराबर होगा a + b + c के। ये योग के लिए। आगे बाकी के लिए बात करें, वही दोनों को, इनको ही 3 संख्याएं 2, 3, 4 को लेके चलते हैं। तो पहले शुरू की 2 पे अप्लाई करते हैं, 2 - 3 पे और -4 घटानी है, उसके बाद 2 - 3 - 4 पे करते थे, अंतिम 2 पे 3 - 4 और शुरू की 2 पे करते। तो 2 - 3 माइनस का 1 -4, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 3 - 4 कितना, माइनस का 1, कितना आएगा -1 - 4, यहाँ पे 2 माइनस गुणा माइनस प्लस का 1, ये कितना -5 और ये 3, ये बराबर नहीं आए। यानी कि बाकी व्यवकलन संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याएं सहचार्यता या साहचर्यता के गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। यानी कि इसमें क्या नहीं होता, a - b - c करने पर ये किसके बराबर नहीं है, a - b - c के। इसी तरीके से हम काफ़ी एग्जाम्पल लेके खुद ही अपने आप को इन चीज़ों के जवाब ले सकते हैं। आगे देखिए बाकी गुणन संक्रिया के लिए देखते हैं, वही 2, 3, 4, तो पहले 2 × 3 करते हैं, उसके बाद 4 को गुणा करेंगे, फिर 2, 3 और 4 को पहले गुणा करते हैं, उसके बाद 2 को गुणा करेंगे, तो ये कितना 3 दूनी 6 और गुणा 4, ये 2 × 4 दिया 12, कितना 24, ये भी 24, ये दोनों बराबर बराबर। इसका मतलब गुणन संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याएं इस गुणधर्म का, साहचर्यता के गुणधर्म का पालन करती हैं। पहले मैंने यहाँ पे बाद में 2 को गुणा कर दिया, अब कैसे आगे 2 को कैसे भी लिख सकते हैं, आगे 2 को गुणा करो या पीछे के 2 को ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है।
यानी कि अब ये लो, ये दोनों को किसी शुरू में आगे के दो फिर बाद के दो, इन दोनों को गुणा करने पर अगर रिजल्ट बराबर है तो इस गुणधर्म का पालन हो रहा है। आगे भाग संक्रिया के लिए देखते हैं। भाग संक्रिया के लिए देखिए, भाग संक्रिया हमने एग्जाम्पल लिए थे 2, 3, 4, तो लीजिए इनको। तो पहले 2 भाग 3 कीजिए, उसके बाद भाग 4, अब 2 भाग 3 पर भाग कीजिए 4 का, इन 2 पे इधर भाग, फिर आगे की 2 शुरू की 2 पे भाग का चिन्ह और अंतिम 2 पे, यानी कि हम देखें ये 3 संख्याएं हैं, ये तीनों के बीच में भाग के चिन्ह है। तो पहले इन 2 को हल करेंगे, फिर इसमें इन दोनों, अगर ये रिजल्ट दोनों का बराबर आता है तो हम कह देंगे कि साहचर्यता का गुणधर्म का पालन कर रही है। किसके लिए? भाग संक्रिया के लिए। कौन? प्राकृत संख्या। तो देखिए 2/3 भाग 4 और यहाँ पे 2 भाग 3/4। तो देखिए 2/3 और 3/4, ये पॉइंट में भाग आएगा, कुछ भी देख सकते हैं आप। तो पॉइंट का भाग इससे बढ़िया है, जटिल हो इसके लिए हमें संख्याएं बदल लेनी चाहिए, क्योंकि भाग निकालेंगे हम फिर पॉइंट का, फिर उसमें भाग देंगे तो काफ़ी जटिल होगा। 2 में 3 का भाग देंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18, फिर ये चलता हुआ भाग है, अशांत है, अशांत आवृत्ति है। ये देखिए 3 6 18 अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, ये हम पढ़ेंगे, पर इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो यही आएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इसके लिए हम इस संख्या को थोड़ा बदलते हैं ताकि इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सही हो जाए। तो हम यहाँ करते हैं 4, यहाँ करते हैं 8। तो अब देखिए 2 4 भाग 8, 2 4 8, ऐसा नहीं है, उससे भी करते तो आता रिजल्ट, लेकिन काफ़ी गणना कैलकुलेशन थी वो लंबी होती, और जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं उसमें दिक्कत आती। तो हमें पहले इस चीज़ को समझना, बाकी तो बाद की बात है, उन सबको हम करेंगे। तो 2/4 भाग 8, उसके बाद 2 भाग 4/8, यानी कि 2/4 मतलब 1/2, यानी कि अगर बात करें और इसमें भी बटे में क्या है, इसके भाग 8 है, इसमें 2 भाग 4/8 मतलब 1/2। इसका मतलब क्या होता है, 2 के बटे में कौन है, 1/2। अब देखिए ये इसके बटे में क्या मान सकते हैं हम, 1, और तो और इसको कैसे 2/1/1/2 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि देखिए 2 में 1 का भाग देंगे, 1 का 2 में भाग देंगे, वही 2 आ रहा है, और 1/2 यहाँ पे 1/2 बटे में 8 था, मैंने 8/1 लिख दिया, मतलब 1 का भाग 8 में दे, वही 1 का किसी में भी भाग दो वही संख्या आती है। तो इसको पलट के हल करते हैं, 1/2 गुणा 1/8 कितना आया, 1/16। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है वो 1/16। इसको हल करने पे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो देखिए आगे इसको हल करते हैं, 2/1 गुणा पलट देंगे 1/2, तो यानी कि 2/1, 1/2 था नीचे, तो 2/1 कितना हो जाएगा, 4/1, और 1 का किसी में भी भाग दो वही संख्या 4। तो ये क्या बराबर है 1/16? नहीं। तो इसका मतलब भाग संक्रिया के लिए ये गुणधर्म का पालन नहीं करती है, कौन? प्राकृत संख्या। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए हम सभी के लिए ऐसे एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे और करते जाएंगे। तो मैं आपके लिए टास्क छोड़ता हूँ, आप एक बार चेक कीजिए, बाकी मैं आपको सीधा लिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे प्राकृत संख्याओं के लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए
संख्याओं के लिए प्राकृत संख्याएं योग व गुणन संक्रिया के लिए साहचर्यता के नियम का पालन करती हैं। अर्थात क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी करने पर वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के। गुणन में अगर देखें a गुणा डॉट का मतलब गुणा ही है, a डॉट गुणा b डॉट c बराबर a डॉट b डॉट c। ये भी क्या होगा बराबर, अगर बीच में किसी का चिन्ह नहीं लगा होता तो भी ये भी क्या है गुणा, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ये भी कोष्टक का मतलब भी गुणा। तो योग व भाग के योग व गुणन के लिए करती है, किंतु भाग व व्यवकलन के लिए नहीं। इसका मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि a माइनस बी माइनस सी डज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, और दूसरा a भाग b भाग c डज नॉट इक्वल टू a भाग b भाग c, डज नॉट इक्वल टू। तो इसके लिए ये होता है, और ये ही पूर्ण संख्याओं के लिए भी यही नियम है, और पूर्णांक संख्याओं के लिए भी यही नियम है, और ये अपनी परिमेय संख्याओं के लिए, यानी कि सभी चारों संख्याओं के लिए ही यही नियम है। यानी कि उनमें योग व गुणन संक्रिया के लिए भी पालन होता है और उनके लिए नहीं होता। तो हम सीधा ही लिख लेते हैं, ये आपको करके देखना है एक बार। यहाँ पे जो ये लाइन है इसी को हम कर देते हैं, सभी संख्याओं, सभी प्राकृत पूर्णांक परिमेय संख्या योग व गुणन के लिए साहचर्यता के गुणधर्म का पालन करते हैं, किंतु व्यवकलन व भाग संक्रिया के लिए नहीं। इसका मतलब यदि कोई तीन संख्याएं हैं, a b किसी भी उसमें से है, ये a b c किसी में से भी चाहिए, बिलोंग करती हो प्राकृत संख्याओं से, या बिलोंग करती हो होल नंबर से, या इंटीजर से, या परिमेय संख्याओं q से, ये तीनों संख्याएं चाहे किसी से भी बिलोंग करती हो a b c, तो इन सभी के लिए क्या नियम है, नियम है कि योग के लिए तो ये क्या करेंगी, साहचर्यता के गुणधर्म का पालन करेंगी, ये सही होगा। गुणन के लिए भी पालन करेंगी, a गुणा b गुणा c, a गुणा b गुणा c, इसके लिए भी पालन करेंगी। लेकिन इनके लिए क्या सही नहीं होगा, इनका व्यवकलन के लिए ये इस गुणधर्म का पालन नहीं करती है, तो ये क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो देखिए ए बी सी तीन संख्याएं हैं, इनको किसी में से लीजिए, प्राकृत संख्या से, पूर्ण संख्याओं से, या पूर्णांक संख्याओं से, या परिमेय संख्याओं। इनके लिए तीन संख्याओं को किसी भी क्रम में a प्लस बी आगे पहले इनको जोड़ा फिर इसको जोड़ा, ये बराबर आएगा। आप करके देखिए, कोई भी उदाहरण लेके देखिए, तीन संख्याएं। इसके बाद इनका गुणन भी इसी प्रकार से साहचर्यता के नियम का पालन करेगा, लेकिन भाग और व्यवकलन
ये क्या है, साहचर्यता के गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो हम सीधा याद रखेंगे, सभी प्राकृत पूर्ण पूर्णांक व परिमेय संख्या योग व गुणन के लिए साहचर्यता के गुणधर्म का पालन करती हैं, किंतु व्यवकलन व भाग संक्रिया के लिए नहीं। आप उदाहरण लेके देखिए, एग्जाम्पल लेके देखिए, कोई आपके समस्या होती है तो कमेंट को बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको समाधान देंगे आपका ज़रूर। तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद बस दो चीज़ और, अब चौथा पॉइंट लेते हैं, चौथा गुणधर्म समझ लीजिए, तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, तत्सम आइडेंटिकल कंपोनेंट। तो देखिए तत्समक अवयव दो होते हैं। तत्समक अवयव कौन से होते हैं? दो होते हैं। पहला, एक तो हम बोलेंगे योज्य तत्समक। योज्य मतलब जोड़, योग, योज्य तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी। तो योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है? देखिए, किसी संख्या को, कोई भी संख्या है, किसी संख्या को किसी संख्या में हम ऐसा क्या जोड़े, योज्य, तो योज्य क्या जोड़े, क्या जोड़े, पता नहीं क्या जोड़े, कि वो ही संख्या, जो संख्या यहाँ थी वही संख्या, कौन सी? तत्समक। तत्समक मतलब वैसा के वैसा, जैसे यहाँ थी वही संख्या क्या आ जाए यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पे मान के चलो कोई संख्या थी, कोई ए संख्या थी, उसमें ऐसा क्या जोड़े कि वही ए यहाँ पे आ जाए। तो ये सब जानते हैं, ऐसा क्या जोड़े कि वही संख्या आ जाए? शून्य। ऐसी संख्या तो जीरो ही है, जीरो को किसी में भी जोड़ो, 2 + 0 2, 3 + 0 3, -2 + 0 -2, -5 + 0 -5, कुछ भी, 2/3 + 0 तो 2/3। तो किसी संख्या में ऐसा क्या जोड़े कि वही अवयव आ जाए या वही संख्या आ जाए, तो जो जोड़ा गया है वही क्या कहलाएगा? योज्य तत्समक। तो यहाँ पे यही चीज बतानी थी, यही चीज लिखनी थी कि सभी संख्याओं के लिए या संख्याओं के लिए, सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक अवयव कौन होता है? शून्य होता है। योज्य तत्समक अवयव शून्य होता है। तत्समक यानी कि वैसा के वैसा आ जाए, कब? जब जोड़े, उसमें जोड़ने पर वैसा के वैसा आ जाए। तो जोड़ने पर वैसा के वैसा कब आएगा? जब 0 से जोड़ा जाए। तो इसको लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, तो योज्य तत्समक तो कौन हुआ? शून्य। आगे दूसरा गुणन तत्समक। गुणन या गुणनात्मक। गुणात्मक तत्समक। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें भी वही, गुणा करने पर वही के वही संख्या आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर वही संख्या आ जाए?
तो हम क्या कह देंगे उस अवयव को गुणन तत्समक। तो जैसे देखिए कोई संख्या ए ले ली, उसको हम किससे गुणा कराएं, गुणा करानी है, किससे गुणा कराएं कि ये वो के वही संख्या सेम आ जाए। तो एग्जाम्पल देखिए, कुछ भी हम सब जानते हैं किससे, 2 गुणा 1 कराओ, कौन 1, तो 2, -2 गुणा 1 कराओ, -2, -3 गुणा 1, -3, 4/5 गुणा 1, तो वही 4/5। तो सब जानते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है, एक को किसी से भी गुणा कराएंगे तो वही संख्या आएगी जिससे गुणा कराया गया है। तो कौन होगा, गुणन तत्समक कौन होता है, सभी संख्याओं के लिए गुणन तत्समक कौन होगा, यहाँ पे सभी संख्या मतलब पूर्ण प्राकृत के लिए कौन होगा, 1। तो गुणन तत्समक 1 हो गया। तो ये दो चीज थी। तत्समक अवयव में योज्य तत्समक कोण 0, गुणन तत्समक कोण 1 होने का मतलब क्या है कि इनको किसी से भी, इसको किसी से भी जोड़ो वो के वही संख्या आएगी जिससे जोड़ा गया है, इसको किसी से भी गुणा कराओ वो के वही संख्या आएगी जिससे गुणा कराया गया है। लिख सकते हैं। आगे लास्ट आज का यहाँ पे टॉपिक हम विराम देंगे, योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। ये कोई आगे देखिए, योग व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। ये क्या है देखिए, जैसे ए कोई संख्या है, कोष्टक में बी और सी जोड़े गए हैं, ए गुणा हो रहा है, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा। ए गुणा हो रहा है बी प्लस सी से, पूरे कोष्टक से गुणा हो रहा है, ए प्लस बी, को बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ए गुणा बी प्लस सी, एक ही बात है। ऐसे भी लिखा दे सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक। ए किससे गुणा होना है, पूरे कोष्टक से, तो मैं अभी एक लिख देता हूं, ए पूरे कोष्टक से गुणा होगा, ए गुणा बी प्लस सी। तो योग में व्यवकलन पर गुणन की, तो ए पहले बी से गुणा होगा, तो ए गुणा बी प्लस योग पर क्या होगा, वितरकता हो गई, ए सी से भी गुणा होगा। ए को पहले बी से गुणा कराओ, फिर इसी ए को सी से गुणा कराओ, ए गुणा बी, ए गुणा सी बीच में जो थे। इसी तरीके से अगर बी माइनस सी होता तो ए पहले किससे, प्लस के बी से गुणा होता, ए गुणा बी, फिर ए किससे गुणा होता, सी से गुणा होता, तो ए गुणा सी, सी के आगे किसका चिन्ह, माइनस का, ए के आगे प्लस का, तो माइनस, प्लस गुणा माइनस माइनस। तो योग में व्यवकलन, योग या व्यवकलन पर गुणन, ये गुणन जो गुणा होना था इस कोष्टक से हो रहा था, तो ये दोनों अलग अलग संख्याओं पर बट गया, वितरित हो गया, तो ये इसी को बोला गया योग व व्यवकलन पर गुणन की वितरकता। बाकी ये चीजें अच्छे से जानते हो, ये ध्यान रखो बस, ये इस तरीके से होता है। कोष्टक के आगे कोई संख्या है तो वो अंदर की सभी संख्याओं से गुणा होगी। कोष्टक के आगे ये ए था, गुणा हो रहा था कोष्टक से, तो ए बी से भी गुणा होगा, ए सी से भी गुणा होगा, ये ध्यान रखना, ए बी से भी गुणा होगा, ए सी से भी गुणा होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें, इसका एक लिख रहा है -2 गुणा 3 -5, तो कैसे कर सकते हैं, एक तो ये पहले कोष्टक को हल करो, दोनों तरीका है, पहले इसको बांट लो, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3, फिर 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 किससे गुणा होगा, 5 से, तो 2 गुणा 5। अब चिन्ह का ध्यान रखें, देखिए ये प्लस का था, ये प्लस का था, तो दोनों को गुणा करने पे प्लस, प्लस गुणा प्लस प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे किसका चिन्ह, किसी का नहीं, तो प्लस का, तो प्लस माइनस गुणा प्लस होता है माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, को वैसे भी माइनस से देखिए 2 गुणा 3 और 2 इससे प्लस, दोनों संख्याओं के चिन्ह ये गुणा के लिए नियम होते हैं कि माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस गुणा प्लस प्लस, माइनस गुणा प्लस माइनस और प्लस गुणा माइनस माइनस, ये नियम होते हैं। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस,
तो ये तो इससे हल करेंगे तो 6 3 दूनी 6, कोष्टक में माइनस 5 दूनी 10, कितना आया माइनस के 4। और एक बार डायरेक्ट हल करके देखो, 2 3 माइनस 5, 2 3 में से 5 घटाएंगे कितना माइनस के 2 और माइनस के 4, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, जो वो बहुपद वगैरह पढ़ते हैं आगे तो उन जगह, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये ऐसे बढ़ जाता है कोष्टक के आगे, तो पहले बी से गुणा फिर सी से गुणा, इस तरीके से दोनों में आंसर समान है। कोष्टक को सबसे पहले हल किया जाता है। तो इस तरीके से पार्ट 3 अपना खत्म होता है आज के लिए। आगे हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, और परिमेय संख्याओं जो दशमलव प्रसार है उनको भिन्न में परिमेय संख्याओं में बदलना, दशमलव प्रसार को परिमेय संख्याओं में बदलना, परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलना अगली हम क्लास में देखेंगे। अगली क्लास अच्छी और काफ़ी उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो वो करेंगे, उसमें मज़ा भी आएगा और भी ज़्यादा। ये अभी तक छोटी टाइम में चल रहा था। तो जय हिंद, जय भारत।